लेक्चर 3 की पीडीएफ नहीं मिली, अपलोड करवा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो। और बताओ भाई, सब बढ़िया? चलो क्लास शुरू करें। रिवीजन करके आए हो तो पूरे दिन पढ़कर आए हो कि सोकर आए हो? चलिए, मैं तो सो के आया हूँ आराम से, नींद आ रही है बहुत तेज। शनिवार को अगर ऑफिशियली छुट्टी रहती है तुम्हारी तो भी आना है ना। टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे और पिछले 2-3 महीने में 4 महीने में जो सेम टाइम सेम जगह है, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कर देते हैं, सुबह 3 बजे। है जी, सुबह 6 बजे। अच्छा अच्छा, यही टाइम रहेगा, चाहे कुछ भी कह लो। टाइम बता देंगे शुक्रवार कल, ठीक है। 2-3 महीने के करंट अफेयर पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी के हैं। अब मैं तेको जिस तुम्हें आते आते बता देता हूं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है वो सतलज नदी पर एक डैम है, नाथपा झाकरी। कौन सा है? कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट है। और उस नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है वहीं पर उत्पादन होगा भारत की पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन का। किसका उत्पादन होगा? ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। कौन सा परियोजना है? नाथपा झाकरी। किस नदी पर है? सतलज, है ना। तो ये आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एक प्रश्न ध्यान रखना, अभी ये फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चा में। एक विजिंग जोंग, क्या बताया मैंने? विजिंग जोंग। विजिंग जोंग एक बंदरगाह है और विजिंग जोंग बंदरगाह पड़ता है आपका केरल में। कहां पड़ता है? कौन सा बंदरगाह है? विजिंग जोंग, और केरल में है। और केरल में विजिंग जोंग बंदरगाह को जो शिप मंत्रालय है ना, इसके द्वारा हाल ही में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट घोषित किया गया है। विजिंग जोंग बंदरगाह कहाँ है? केरल में। इसको आ गई बात समझ में? इसका मतलब ऐसा बंदरगाह है ये पहला जिसके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े जहाज आकर के अब आराम से रुक सकते हैं। पहले हमारे जो जो बड़े बड़े जहाज आते थे विदेशों से, उनको रुकना पड़ता था कोलंबो में, सिंगापुर में, और फिर वहां से सामान उतरता और फिर उन कंटेनर को हम लेकर आते थे वहां से, और कहां पर? भारत में, छोटे शिप के जरिए। तो क्या हो गया कि पहले जब हमारा सामान जहां पर कोलंबो उतरा तो वो कोलंबो पोर्ट उसका टैक्स लेगा, पैसा लेगा ना। आपको पढ़ाया था 3 अनक्लोज के अनुसार, कौन कौन से थे? प्रादेशिक सागर, अविच्छिन्न सागर और ईईजेड। तो आप अगर किसी दूसरे देश के पोर्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब आप उसके संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको वहां पैसा देना पड़ेगा, टैक्स। फिर वहां पर सामान उतरेगा तो मजदूरी लगेगी, फिर वहां से सामान दोबारा दूसरे शिप में जाएगा तो फिर मजदूरी लगेगी, लेबर लगती है ना। और इससे क्या होता है कि हमारी जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक, सामान को उत्पादन से, जिस स्थान पर उत्पादन हुआ उस स्थान से उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो खर्चा लगता है उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। उसको हिंदी में रसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसद। तो लॉजिस्टिक है ना, वो बढ़ जाएगा। और जब लाने का खर्चा ज्यादा होगा तो लाने का खर्चा ज्यादा होने की स्थिति में और क्या होगा? प्राइस भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? उसकी कम।
और जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम, और जीडीपी क्या होगी, नीचे होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लॉजिस्टिक को घटाएं, रसद को घटाएं, ताकि वस्तुएं सस्ती हों। आ रही है बात समझ में? तो विजिंगजोंग पोर्ट जो है उसको पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना, इस रूप से विकसित किया गया है, बड़े जहाज रुक सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो दो क्वेश्चन आपके बढ़िया तैयार हो गए करंट के, इनको निगाह में रखना, ध्यान में रखना है इनको, ठीक है ना। तो यही तो मेहनत है, और क्या मेहनत है बताओ, है कि नहीं? भाई भारत का सामान्य परिचय सभी पढ़ा देंगे, लेकिन टॉपिक्स को, सब टॉपिक को कनेक्ट करके जोड़ जोड़ करके सारे टॉपिक को करंट इश्यूज के साथ में फिर अपने पढ़ेंगे, तभी ना मेहनत होगी। नहीं तो फिर आप भले हमारे पास पढ़ रहे हो, फिर क्या फायदा यहाँ पढ़ने का, है कि नहीं? तो ये बात है। तो अब शनिवार को क्या करेंगे, अपने 10 15 20 क्वेश्चन जो हैं, 15 20 क्वेश्चन जो बड़े बड़े मुद्दे थे ज्योग्राफी के, उनको अपने करवा देंगे। जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु, तो उसके अंदर एक महंगे बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी फैल गई? तो जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते, उन जंगली कुत्तों की स्किन से लेकर के एक बीमारी थी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तो वो चर्चा में है, तो अपने उसके बारे में अपडेट कर देंगे, है कि नहीं? तो शनिवार को मतलब परसों ये करंट अपडेट करवाएंगे और टेस्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। अब बताओ लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? नहीं वो तो मुझे पता है, लास्ट में लिखा क्या था, क्या लिख रहे थे उसमें? चोटियां। भाई बहुत बढ़िया। तो आप लिखो इसमें आगे, अगली चोटी लिखो, और हेडिंग लिखो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी। इसमें लिखो डैश करके, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित, 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 नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। क्या हुआ? अच्छा, पर स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा, जिसे नेपाल में सागर माथा व चीन में, चीन में चेमोलुंगमा कहा जाता है। चीन में चेमोलुंगमा कहा जाता है, चेमोलुंगमा कहा जाता है, चेमोलुंगमा कहा जाता है। इधर खड़े हैं सारे, चेमोलुंगमा कहा जाता है, लिख दिया, वेरी गुड। इसके बाद में लिखो, कितनी फीस है तुम्हारी, 20 25 हजार है क्या? 2500 फीस है बस यार, उसमें भी फिर 200 300 किताब दे देते हैं। लिखो, इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी वे तेंजिंग नोरगे शेरपा हैं, तेंजिंग नोरगे शेरपा हैं।
तेंजिंग नोरगे शेरपा है। जबकि प्रथम महिला, अच्छा, जबकि प्रथम महिला, अच्छा, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, ध्यान रखना है। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। और 1953 में गए थे ये, 1953 में। जबकि प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला जापान की, जापान की जुंको ताबई। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है भाई, 7वीं में दे रखा है, 8वीं में दे रखा है ये। जुंको ताबई, जुंको ताबई। जबकि प्रथम महिला जापान की जुंको ताबई। प्रथम महिला जुंको ताबई। जुंको ताबई। जुंको ताबई है ना? जुंको ताबई है, ठीक है। कब गई थी? 1986 में। किस वर्ष गई थी? 1975, 1975 है ना? मई उन 16 मई है ना? हाँ, जुंको ताबई है, जो 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पहुंची, या एवरेस्ट पहुंची, माउंट एवरेस्ट पहुंची, माउंट एवरेस्ट पहुंची। ये एनसीईआरटी ने एक बॉक्स बना करके लिखी हुई है जानकारी, इसलिए इनकी तारीख याद करना जरूर है ना, तारीख जरूर याद रखना, ठीक है, किस दिन ये गई थी, ठीक है। इसके बाद में आप भारतीय महिला कौन है? हरियाणा की है बछेंद्री पाल, है ना? तो 1984 बछेंद्री पाल। लिखो 86, 83, लिखो, चलो लिखो लिखो लिखो, लिखो इसमें, लिखो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला, डैश करके लिख दो। क्या नाम है इनका? बछेंद्री पाल। 1984 में गई थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। अच्छा, लगातार 2 बार जाने वाली कौन है? संतोष यादव। तो लिखो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारतीय महिला, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, संतोष यादव, संतोष यादव। दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, है ना? एक पैर नहीं है उनके, उसके बाद भी ये चढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला,
दिव्यांग भारतीय महिला, अरुणिमा सिन्हा। एक पुस्तक है इनकी, इनकी पुस्तक का नाम है बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। इनकी एक पुस्तक है, इसको जरूर लिखना, बोर्न अगेन। प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया था बुक का, ऑन द माउंटेन। हाँ जी। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बताओ जी, सबने लिखा ऑन द माउंटेन। ये हो गया तुम्हारा माउंट एवरेस्ट की कुछ सामान्य जानकारियां, है ना। और इसके बाद में लिख लेते हैं महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। तो दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लिखो महान हिमालय के दर्रे, पासेज ऑफ ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के दर्रे। अजी क्या पीछे करना है, ले लिख लो पीछे। लिख लिया, वेरी गुड। ये महान हिमालय है इस तरीके से, इसके अंदर कौन कौन से दर्रे पड़ेंगे। देखो कौन कौन से दर्रे आएंगे, एक एक करके इनको लिखते हैं। एक दर्रा यहाँ पर, इस दर्रे का नाम है बुर्जिल। कौन सा दर्रा है जी, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा है। इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ये पीओके में, कहां पर है, पीओके, ये बुर्जिल दर्रा है। इस तरफ नीचे पड़ेगा आपका, इसका नाम पीर पंजाल। कौन सा है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी में एक नगर बसा हुआ है, श्रीनगर। कौन सा है, श्रीनगर। इधर गिलगित पड़ता है, तो श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। मतलब जब कभी पीओके हमारा होगा तो श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, गिलगित से। श्रीनगर प्लस किनको जोड़ेगा, गिलगित। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, आपका बुर्जिल दर्रा है। ठीक है, ये बुर्जिल दर्रा है। फिर आप चलोगे यहां पर, एक दर्रा आता है, लद्दाख में आता है ये। और इस दर्रे का जो नाम है, इसका नाम है कौन सा, जोजिला। कौन सा दर्रा है, जोजिला, जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है। और जोजिला जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर, सॉरी लद्दाख में, ये लद्दाख में आएगा। और जोजिला दर्रा, देखो नीचे श्रीनगर है, इस तरफ कौन आएगा, लेह। तो श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, लेह से। तो श्रीनगर को जोड़ेगा लेह से। श्रीनगर प्लस किसको जोड़ता है, लेह, इनको जोड़ता है आपस में, एक ये है। फिर इसके बाद में आप हिमाचल प्रदेश आओगे और यहां पर एक दर्रा और पड़ता है, और इस दर्रे का नाम है सिपकीला। कौन सा दर्रा है, सिपकीला। तो सिपकीला जो दर्रा है, वो सिपकीला दर्रा जो आएगा, ये आएगा हिमाचल प्रदेश में आएगा। कहां पर आएगा जी, हिमाचल प्रदेश।
और बताओ इस दर्रे को जब आप पार करोगे इस तरफ तो कहां पहुंच जाओगे? तिब्बत। मतलब ये चीन का रास्ता प्रदान करता है। किसका रास्ता प्रदान करता है? चीन का। और इस दर्रे की अगर बात करो तो इससे भारत में एक नदी प्रवेश करती है, इसका नाम है कौन सी? सतलज। तो सतलज का प्रवेश, सतलज का भारत में प्रवेश, सतलज का भारत में प्रवेश। तो सतलज का भारत में जो प्रवेश होगा वो सतलज का भारत में प्रवेश किस दर्रे से होगा? तो शिपकेला दर्रे से भारत में प्रवेश होगा। लगातार 4 दर्रे आएंगे, थागा, माना, नीति, लिपुलेख। तो ये 4 दर्रे हैं। और ये 4 दर्रे कौन कौन से हैं? थागा, देखो 4 दर्रे पश्चिम से पूर्व, ऐसे लिख रहा हूं मैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे ये क्रम, ऐसे पश्चिम से पूर्व। और इन 4 दर्रों का नाम है थागा। बोलो बोलो कौन सा है? थागाला। कौन सा है? थागाला। एक है माना। कौन सा है? माना। एक है नीति। कौन सा है? नीति। एक है लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख। थागा, माना, नीति, लिपुलेख। थागा, माना, नीति, लिपुलेख। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, क्रम जचा दो इनका, क्रम पूछ ले, थागा, माना, नीति, लिपुलेख। और 2 दर्रे इस तरफ, एक नीति और एक लिपुलेख। इन 2 दर्रों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इस तरफ पड़ता है कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, तो नीति और लिपुलेख जो 2 दर्रे हैं इनसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाएगी। और लिपुलेख दर्रे को तो कहा जाता है, और इसे कहा जाता है कैलाश मानसरोवर का द्वार। क्या कहा जाता है? कैलाश मानसरोवर का द्वार कहा जाता है। अलग से लिख देंगे। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध दर्रे हैं, और इन 2 दर्रों की बात करेगा तो ये सिक्किम में है, और इनका नाम है नाथुला और एक का नाम है जेलेपला। एक नाथुला है और एक कौन सा? जेलेपला। और दोनों ही बहुत 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 महत्वपूर्ण है। नाथुला व जेलेपला दोनों सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में, दोनों ही आपके सिक्किम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सिक्किम में है। फिर जब आप इसको पार करोगे और भूटान को पार करके इस तरफ आओगे तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, और इस दर्रे का नाम है बोमडीला। कौन सा है? बोमडीला। इसका नाम बोमडीला दर्रा। और बोमडीला जो दर्रा आएगा अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश। वही चीन का रास्ता प्रदान करता है। एक दर्रा यहाँ पर आएगा, और इस दर्रे से यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है, इसका नाम है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और इस दर्रे का जो नाम है इसका नाम है यांग्याप। कौन सा है? यांग्याप। एक यांग्याप दर्रा है। ठीक है, यांग्याप दर्रा है, और यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। और यांग्याप से भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवेश। तो भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवेश, भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवेश किस दर्रे से होता है? तो ब्रह्मपुत्र का प्रवेश यांग्याप से होता है, ब्रह्मपुत्र का प्रवेश। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवेश जिस दर्रे से होगा वो कौन है? यांग्याप दर्रा है। और एक दर्रा है, इसका नाम है दीफू। ये दीफू दर्रा है, और ये दीफू जो दर्रा है ना, दीफू दर्रा, ये दीफू दर्रा ये रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और ये आएगा भारत, म्यांमार, चीन, सॉरी भारत, म्यांमार और चीन तीनों की सीमा पर आएगा। तो भारत, म्यांमार, चीन की सीमा पर, भारत, म्यांमार, चीन सीमा पर, चीन सीमा पर, चीन सीमा पर है। तो ये आएगा भारत, म्यांमार, चीन सीमा पर आ जाएगा। और एक आपका मणिपुर में आएगा, और इस दर्रे का नाम है तुजू। कौन सा है? तुजू। तो एक है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, और ये आएगा किसमें? मणिपुर में ना, ये तुजू मणिपुर के अंदर ये दर्रे। अब एक बार लिखो मत, पहले अब एक बार दोबारा से सबको सुनो, वापिस सुनो एक एक दर्रे के बारे में। देखो सबसे पश्चिम में कौन सा दर्रा है? बुर्जिल। सबसे लास्ट में बुर्जिल। बोलो बोलो कौन सा? बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा कहां पर है? पीओके। कहां पर आएगा? पीओके। डर नहीं लगता है मेरा? सबसे पहले कौन सा है? बुर्जिल। अशोक सर इसको थोड़ा बड़ा कर दो डिस्प्ले को। क्या बढ़िया, क्या हाल चाल यार? तू याद तो है मेरे, किस बात के लिए याद है? 2 बोला था ये, है ना? 2 टिकट चाहिए गोवा की इसको। हाँ बेटा, उधर कहाँ जा रहा है? कहाँ छुप रहा है? इधर सामने है, मेरे सामने। इधर आज, इधर आज बैठ। उसका नाम तो बता दे दूसरी। अरे किस नाम से बनेगी दूसरी टिकट?
एक, अरे रुक जाए यार एक बार। दूसरी का नाम बता दे। शादी हो गई इसकी? नहीं हुई है? क्या नाम, शीला है? पिंटू? बिट्टू? भाई है? अरे कौन है तो बता तो दे। दो टिकट किसकी बनवा रहा था? भाई के लिए? भाभी तो नहीं है कहीं? बात घुमा रहा है ये, है ना? है? नहीं बताएगा, बता बता दे। भाई है ना, बता दे यार। अरे दूसरी टिकट किसकी बनवा रहा था गोवा की? दोस्त की? अरे साला 20 साल का लड़का दोस्त, इसके साथ क्या करेगा तू बेवकूफ? इसकी दोस्त की पढ़ने दे इसको यहीं पर। देखो, बुर्जिल दर्रा है ना, बुर्जिल, ये पीओके में है, किन को जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से, ठीक है। फिर देखो अगला कौन सा है, जोजिला। जोजिला दर्रा कहां पर है? लद्दाख, किन को जोड़ेगा? श्रीनगर को लेह से। इसके बाद कौन सा, बोलो सारे, सिपकेला, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। भारत में कौन प्रवेश? सतलज नदी। इसके बाद चार कौन है? थागाला, माना, नीति, लिपुले। थागाला, माना, नीति, लिपुले, चारों कहा है? उत्तराखंड। कहां पर है चारों? उत्तराखंड, चारों उत्तराखंड में है। फिर दो कौन कौन से हैं? नाथुला और एक जेलेपला। नाथुला और जेलेपला दोनों कहा है? सिक्किम। इसके बाद कौन सा है? बोमडिला। कौन सा है? बोमडिला, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यांगयाप। इसके बाद यांगयाप। यांगयाप से कौन सी नदी का प्रवेश होता है? ब्रह्मपुत्र का। किसका प्रवेश? ब्रह्मपुत्र। इसके बाद दीफू। इसके बाद दीफू कहां पर है? भारत म्यांमार चीन सीमा पर। और एक कौन सा है? तुजू, कहां पर आएगा? मणिपुर। अब आप डायग्राम बनाओ ऐसे ही। ऐसे कैसे बनाओ? एक सेकंड रुकना। खुशी कुमारी, सर समझ में नहीं आ रहा है ज्योग्राफी। तो भाई नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं बताओ? भाई, भाई नहीं आए तो नहीं आया ना, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं अपने ना। अपने तो समझा ही रहे हैं, बताओ है कि नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आए तो उसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हाँ, तुजू दर्रा पूर्वांचल में स्थित है, लेकिन हमने नाम लिख दिया इसका ना, नाम इसलिए लिख दिया कि छूट जाएगा बाद में फिर ये नहीं। सबने बना लिया होगा? अच्छा बनाओ, बना आराम से बना। आराम से बनाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अपने बिल्कुल फ्री है ना? बन गया होगा आराम से। मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं बनाए कि नहीं बनाए। हो गया? बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। आज बना लोगे ना? लाइट चमक रहा है, लाइट बंद करवा दे। सर लाइट बंद कर दो, एक कौन सी लाइट बंद करवा? लाइट बंद कर दो। सबके लिए एक एक कंबल मंगवा दो। शाम का खाना यहीं पर।
ताड़ी मंगवा दो सबके लिए, ताड़ी। नहीं, मजा आ जाएगा फिर तो, है ना। एक और भी है क्या, नीरज भी है क्या कोई? चलो, भाई बना लिया होगा सबने ना? नहीं बनाए? थोड़ा थोड़ा बनाओ, जल्दी करके बनाओ। अब आप लिखो, दो तीन बातें लिखनी है। बहुत समय ज्यादा लगा रहे हो। पीछे वालों का सबका बन गया होगा, मुझे पता है, सबका बन गया पीछे। हाँ जी, हो गया, बढ़िया। लिखो, नीति व लिपुलेख दर्रे से, नीति व लिपुलेख दर्रे से, नीति व लिपुलेख दर्रे से, नीति व, नीति व लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। नीति व लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। 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 हो गया। तथा लिपुलेख दर्रे को, तथा लिपुलेख दर्रे को, तथा तथा लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का द्वार कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर का द्वार, गेटवे ऑफ कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का द्वार कहा जाता है। नीति व लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है तथा लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का द्वार कहा जाता है। द्वार कहा जाता है। बताइए, सबने लिखा? द्वार कहा जाता है, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब तीनों की सीमा के ऊपर स्थित है ना। जैसे इधर पड़ता है कौन, तिब्बत, इस तरफ कौन है नेपाल, इस तरफ कौन है भारत, तो तीनों की सीमा के निकट पड़ता है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप एक नोट करके देखो, नोट, नोट करके। अच्छा, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। दोनों देशों के बीच समस्त प्रकार के संबंध क्या हो गए? समाप्त। और व्यापारिक संबंध भी क्या हो गए? समाप्त हो गए 62 में। और लगातार 44 साल तक दोनों देशों के बीच में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा। और 44 साल बाद वर्ष 2006 में जब दोनों देशों के बीच पहली बार व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुई, तो पहला व्यापारिक आवागमन जिस दर्रे से हुआ उसका नाम था नाथुला। कौन सा दर्रा है? नाथुला। तो 1962 के युद्ध के बाद पहला व्यापारिक आवागमन
2006 में हुआ, 44 सालों के बाद। और वो 2006 का पहला व्यापारिक आवागमन किस दर्रे से किया गया? नाथुला दर्रे से। और एक बार 2015 में हमें चीन से परमिशन लेनी पड़ती है यात्रा करने के लिए कैलाश मानसरोवर की, ठीक है। तो 2015 में चीन फिर बताता है कि इस पास से आओ, इस रास्ते से आओ। तो 2015 की कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी नाथुला दर्रे से की गई थी। डोकलाम के बहुत नजदीक है। और चीन का इंटेंशन क्या है? चीन ये चाहता है, इस तरफ ये मान लो कि इस तरफ से ये सिक्किम है, इस तरफ से आपका ये भूटान है, और ये जो है यहाँ से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, है ना। ये पश्चिम बंगाल लगता है ना, ये इस तरीके से, है ना। ये और ये जो भाग है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इस तरीके से ये चीन है। और ये जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं चिकन नेक। क्या बोलते हैं इसको? या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्या बोलते हैं? और यहाँ पर स्थित दर्रा है जिसका नाम है कौन सा? इसका नाम है नाथुला। और ये डोकलाम का पठार है। और इस डोकलाम के पठार पर किसका अधिकार है? अधिकांश हिस्से पर भूटान का अधिकार है। चीन चाहता है कि कैसे भी करके नाथुला दर्रे तक अच्छी सड़क बन जाए, तो जब भी कभी भारत के ऊपर अटैक करें तो नाथुला दर्रे तक तो साधन आ ही जाएंगे। इसके बाद हमारी सेना सिर्फ इससे नाथुला दर्रे से प्रवेश करेगी भारत में एंटर करके किसके ऊपर कब्जा कर लेगी? चिकन नेक पर। और जो संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट है, ये संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट किसके कब्जे में आ जाएगा? विचार अच्छा है ना। विचार तो अच्छा ही है कि नहीं? कोई भी चाहेगा, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो जब समय आएगा जब देखा जाएगा ना। ऐसा संभव है क्या? संभव ऐसा नहीं है ना, संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाएगा तो सेना की कोई जरूरत नहीं है, केवल बिहारियों को छोड़ दिया जाएगा। चलो जी, बिहार यहीं पर है ना, यहीं पर है ना, अरे यहीं तो है बिहार आप, है ना। तो जब ऐसी जरूरत पड़ेगी तो बिहार वाले लाठी डंडा लेके चले जाएंगे, है ना। गाली निकाल निकाल के ही युद्ध जीत लेंगे यार, गाली निकाल निकाल के ही जीत लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी भाई देखो, फिर भी कोई भी देश जो है ये सब बात सोचता ही है कि नहीं। तो ये बात अपने भी तो सोचते ही है, पीओके के ऊपर जल्दी जल्दी कब्जा कर ले, है कि नहीं। पाकिस्तान भी अपने बारे में ऐसे ही बात करता होगा, है कि नहीं भाई। हम जब कहते होंगे कि पाकिस्तान के लिए कि भाई पीओके अब की बार ले लेंगे, तो पाकिस्तान का ज्योग्राफी का मास्टर क्या कह रहा होगा? यही तो कह रहा होगा। खान सर को तो बहुत गाली निकालते हैं वो, खान सर उनकी रिलाई करते रहते हैं बार बार, है ना। पाकिस्तान को लेते हैं जब मन करता है जब भी सुना देते हैं ना। तो मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहता हूँ, क्या कहीं बताओ, चर्चा ही क्या करनी जिसका कोई दुनिया में वजूद ही नहीं है, चर्चा ही क्या करनी बताओ। तो इसलिए मैं तो बोझा चर्चा नहीं करता हूँ। उनका एक मंत्री है कोई, तो कल चर्चा में था वो, 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे रहा था अपनी संसद में खड़ा होकर। वो कह रहा था कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। सच में उनकी संसद का स्टेटमेंट है, उनकी संसद का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान की संसद का। अब बताओ क्या बात करें पाकिस्तान की? तो बात करें तो कोई ढंग के आदमी की करें, है कि नहीं है। खैर छोड़ो जो भी है, क्या यहाँ तो नौकरी की समस्या पैदा हो रही है ना। चलो लिखो, आगे लिखो, लिखो। नाथुला दर्रा रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नोट में ही तो बोल रहा हूं, और किस में बोल रहा हूं? बोरा गई हो का? यार तुम्हारे लिए भोजपुरी बिहार राज्य होगा, भाषा होगी, मेरे लिए इमोशन है यार। कैसी बात करते, सच में, सच में यार। नाथुला दर्रा, आपको पता है मैं बीच में एक बार चला गया था छोड़ के, मतलब मैं पहले एक बार ज्वाइन कर लिया जयपुर में, मैं 15 दिन रुका वहां पर, फीलिंग नहीं आई, मतलब फील्स ही खत्म हो गए वहां जाके। सच में मुझे ऑनलाइन कोई देखता होगा तो गाली निकालता होगा, है ना, कि यहाँ का ओके और यहाँ के लिए ऐसे कह रहे हैं राजस्थान का। लेकिन सच में ही पता नहीं एक अटैचमेंट ही नहीं बन पाया। फिर मैं वापिस आ गया, मैं छोड़ यार सब राजस्थान ही है ना, कोई फायदा नहीं है। अपने परसों परले दिन जाएंगे जमीन देखने के लिए बीटा में, ठीक है ना। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ,
सीरियसली, ठीक है ना। तो मैं तो यही घर लेने के चक्कर में हूं अब, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मजा हो जाएगा ना। भाई साहब मेरा बेटा आएगा, कहा बाबूजी ठीक बा, ऐसे ही बोलेगा ना। और लेकिन नाथुला दर्रा सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण से या रणनीतिक दृष्टिकोण से लिख लिया होगा, सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो डोकलाम के काफी निकट स्थित है, जो डोकलाम के काफी निकट स्थित है। जो डोकलाम के काफी निकट स्थित है, निकट स्थित है, निकट स्थित है। कंटिन्यू इसी में करना, फुल स्टॉप करके। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद पुनः व्यापारिक आवागमन वर्ष 2006 में इसी दर्रे से शुरू हुआ था। इसी दर्रे से शुरू हुआ था, इसी दर्रे से शुरू हुआ था, इसी दर्रे से शुरू हुआ था। तथा 2015 की कैलाश मानसरोवर यात्रा भी, तथा 2015 की कैलाश मानसरोवर यात्रा भी 2015 की कैलाश मानसरोवर यात्रा भी नाथुला दर्रे से संपन्न की गई थी, नाथुला दर्रे से संपन्न की गई थी। तथा 2015 की कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी दर्रे से संपन्न की गई थी, इसी दर्रे से संपन्न की गई थी। इसी दर्रे से संपन्न की गई थी। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ये दर्रे थे महत्वपूर्ण, है ना। और दर्रों के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम पीछे लिख चुके हैं। जिन दर्रों का ये नहीं लिख रखा कि किसको जोड़ता है, तो वो चीन सीमा के निकट होगा, तो वो किसका रास्ता प्रदान करेगा, चीन का। एक जेलेपला दर्रे को लिख लो, जेलेपला, जेलेपला दर्रा, ये कहां पर है, सिक्किम में है ना। तो पीछे लिख चुके हैं जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, दर्रा कलिम्पोंग, जेलेपला दर्रा कलिम्पोंग, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। कलिम्पोंग कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल। को लहासा, लहासा क्या है, तिब्बत की राजधानी, से जोड़ता है। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है। हो गया, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है, ये हो गया। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ता है। ये ज्यादा विजिबल है ठीक से ना।
ये ज्यादा सही है ना ये। चल, अब आगे लिखते हैं कौन सा, मध्य हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु, मिडिल हिमालय। चेंज करूं? इसी लायक हो तुम। मध्य हिमालय लिख लिया, तो चलो मिडिल हिमालय में आप लिखो। लिखो लिखो, चुपचाप लिखो, बातें नहीं। लिखो इसमें टोटल, अरे वो लिखो, लिखो यह क्या लिखूं बताओ। यह हिमालयी भाग, यह हिमालयी भाग, हिमालयी भाग महान हिमालय के दक्षिण में, 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 महान हिमालय के दक्षिण में असतत रूप से, असतत रूप से, असतत रूप से अथवा खंडित रूप में, अथवा खंडित रूप में विस्तृत है। विस्तृत मतलब फैला है, विस्तृत है, विस्तृत है, विस्तृत है मतलब फैला हुआ है, लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी कई टुकड़ों में टूटी हुई है, ठीक है ना। विस्तृत रूप में अथवा खंडित रूप में फैला है, ठीक है ना। अभी क्या क्या, एक बार मैं डेटा बोल रहा हूँ, रुक जाओ एक बार मैं देख लेता हूँ, डेटा लिखवाना है आपको एक। रुक जाओ यार। हाँ ये मिल गया ना। हाँ ठीक, लिखो। इसे, इसे हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहा जाता है, या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। निम्न हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। कोई याद वाद नहीं आ रही है, ठीक है। साल ही याद कर रही है। ये कह रहा है देख, और कुछ दिखता है तुम्हें? सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है ना। कौन कह रहा था साल ही याद कर रही है? तुम, अब वो पराई हो चुकी है। हाँ हाँ शादी हो गई। 3700 से 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर औसत ऊंचाई, ये ध्यान रखना। इस पर स्टार मार्क कर लो। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस डेटा के ऊपर स्टार मार्किंग कर लेना। मानकर चलो कि ये पेपर में आएगा, है ना, ऐसा मानकर चलो आप, ठीक है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर,
औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। देखो आपको मैं बताऊं एक बात, इस पर ध्यान दो। ये कह रहे हैं असतत रूप से, जैसे महान हिमालय देखोगे तो लगातार है, कहीं टूटा हुआ बीच में नहीं। ये असतत है मतलब लगातार नहीं है, और एक अखंडित रूप में भी टूटा हुआ है बीच बीच में, मतलब ब्रेक आते हैं बीच बीच में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर कौन है? महान हिमालय, और नीचे कौन है? मध्य हिमालय। तो जब महान हिमालय के ग्लेशियरों से नदियां पिघल कर आएंगी, ग्लेशियर पिघलने से, तो वो नदियां क्या करेंगी? इसको बीच बीच में से काट देंगे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जो है ये खंडित रूप में पाया जाता है। तो अगर कभी ऐसा पूछ ले मान लो पेपर में, और कभी ऐसा पूछ ले, ऐसा कभी पूछ ले, बेटा सुधर जाओ तुम, मैं निगाह में हो, सब ध्यान रखना इस बात का। तो हाँ हाँ, इधर उधर मत देख। समझ गए ना तुम लोग? समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं, वो समझ रहे हैं अपने आप। ये पूरी लाइन ही समझ जाओ। आगे क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया? जाना है क्या? अच्छा आ जाओ। ये पूरी लाइन ही समझ जाओ ना, पूरी लाइन, अन्यथा लाइन खाली करवा दी जाएगी, कल पीछे बैठा दी जाएगा। आगे बहनें बैठी। हाँ सही है, गलत क्या है इसमें? गलत है क्या इसमें? मैं तो चाहता हूँ हर भारतीय पुरुष ऐसा हो कि अगर वो व्यक्ति खड़ा है तो किसी की भी बहन बेटी हो वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप। है कि नहीं है? तो आपका पुरुष होना फिर तो सार्थक है कि नहीं है? फिर तो पुरुष होना सार्थक है ना? और किसी आपके खड़े होने से कोई महिला असहज महसूस कर रही है, इसका मतलब है कि फिर मतलब मिट्टी है, फिर वो व्यक्ति मेरे हिसाब से मिट्टी है, फिर कोई काम का आदमी नहीं है ना। देखो, आवाबाजी नहीं करनी भाई, पीछे बैठ के देखो। तो क्या बात कर रही थी इसके बारे में? तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए और ऐसा है कि मध्य हिमालय खंडित रूप में पाया जाता है, इसके निम्न कारण हैं, और एक स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट है कि महान हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा इसका अपर्दन किया गया, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ध्यान, लॉजिकल प्रश्न है ना, रटने का नहीं, ठीक है। तो अब इसकी जो श्रेणियां हैं खंडित रूप में जो मिलती हैं वो कौन कौन सी, उस पर आकर बात करते हैं। तो अगर हम उस पर बात करें तो देखो जो श्रेणियां हैं उसमें एक श्रेणी, सबसे पहले एक श्रेणी आएगी, इसको बोलते हैं पीर पंजाल। कौन सी बोलते हैं? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी आएगी, पीर पंजाल, ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक श्रेणी है और ये है धौलाधर। कौन सी श्रेणी है? धौलाधर। फिर है नाग टिब्बा। कौन सी है? नाग टिब्बा। फिर है मंसूरी। नाग टिब्बा और कौन सी है? मंसूरी। फिर है इसके बाद में महाभारत। कौन सी है? महाभारत। फिर महाभारत है। फिर महाभारत के बाद में एक आएगी, इसका नाम है कौन सा? इसका नाम है डोकिया पर्वत, ब्लैक माउंटेन, डाफला, मीरी, अबोर, और एक कौन सी है? मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये भी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, ये पहाड़ियां हैं। और भाई ऊपर की तरफ आप जब जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको ये दिखेगा महान हिमालय। ये कौन है? महान हिमालय। ये है तुम्हारा महान हिमालय। और इसके बीच में देखो, जब हम ऐसे खींचे लाइन तो ऐसी लाइन होती है अनुप्रस्थ। क्या होती है? और जब ऐसे होता है तो अनुदैर्घ्य। ये अनुप्रस्थ है और ये कौन सा है? लैटिट्यूडनल है ना, नहीं लॉन्गिट्यूडनल है, ये लैटिट्यूडनल है, ठीक है ना। तो आप समझो एक बार कि जब ये हिमालय की बात करोगे तो भाई एक चीज देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, ये महान हिमालय है और ये नीचे कौन सा है? मध्य हिमालय। अब महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में गैप है, और ऊपर से जब नदियां आएंगी, बारिश होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, बारिश वगैरह कुछ भी होगा, तो बताओ यहां से नदियां आएंगी तो नदियां नीचे जो बीच का है भाग, उस बीच के हिस्से में आएंगी। इधर ला,
मैं नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, इधर इधर ले, ले, इधर। अरे बाबू, क्या है? हम्म, मैं पढ़ा रहा। एक 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 मिनट, एक मिनट, अरे रुक जा एक मिनट, एक एक मिनट, अरे रुक तो जाओ एक बार, मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तुम सुन लो एक बार, मुझे इससे बात तो कर लेने दो एक बार। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बादाम खाने में बिजी है। ए बावली, इसको मैं रख देता हूँ, फिर खा लेना बाद में ना। अभी खाने हैं क्या? कुछ पीने के पिलाने हैं? कुछ इसमें कुछ और तो नहीं मिला रखा है? पता नहीं कुछ नशे का मिला रखा हो। इसको यहाँ रख देते हैं ना, रखें। हाँ, इसकी वकालत कर रही। हाँ, क्या वकालत कर रही इसकी, बता। इसको भूख लगा है? इस पर देखो, ये दो माउंटेन है, और दो माउंटेन के बीच में जब नदी बहेगी तो नदी अपने साथ अवसाद लाएगी, और अवसाद क्या करेगी, जमाव करेगी, और अवसाद का जब जमाव होगा तो मैदान का निर्माण होगा। ठीक है? और दो पर्वतों के बीच निर्मित जो मैदान होता है, उस मैदान को कहा जाता है घाटी। क्या कहा जाता है? घाटी क्या है? दो पर्वतों के बीच नदियों द्वारा अवसाद के निक्षेपण से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? घाटी कहलाती है। आ गई बात समझ में? तो पूरा महान हिमालय है, पूरा नीचे मिडिल हिमालय है, और इसके नीचे तो कौन भी है? शिवालिक भी है इसके नीचे, तो शिवालिक भी आएगा ना, तो शिवालिक भी है। तो आप देखोगे कि इन तीनों के बीच में महान हिमालय, मिडिल हिमालय के बीच में, मिडिल हिमालय शिवालिक के बीच में, इनके बीच में क्या होगा? मैदान का निर्माण होगा। और तो ये बताओ, ये जो घाटी बनेंगी, ये जो मैदान होंगे, ये अनुप्रस्थ मैदान होंगे कि अनुदैर्य होंगे? अनुदैर्य। तो इसलिए हम एक बात बोलते हैं इसके बारे में कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अनुदैर्य घाटियों का विकास हुआ है। कैसी घाटियों का विकास हुआ है? अनुदैर्य। और वो जो अनुदैर्य घाटियां हैं, उनमें कुछ प्रसिद्ध घाटियों में, जैसे हम एक घाटी का नाम लेते हैं कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी आपकी आएगी, और ये इस तरीके से जो घाटी का विकास होगा, ये घाटी कौन सी होगी? कश्मीर घाटी होगी। और यहाँ पीर पंजाल श्रेणी है। ये श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, जब हम इस पीर पंजाल श्रेणी की बात करेंगे, तो पीर पंजाल श्रेणी में जो पूर्वी भाग है, इससे एक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी इस तरीके से बहती है। और ये नदी जब इस तरीके से बहेगी, इस तरीके से जब ये नदी बहेगी, तो ये नदी बहेगी तो अवसाद क्या करेगी? इसमें जमाव करेगी। और पहले ना ये सरोवर हुआ करता था, बड़ा सा तालाब हुआ करता था। बाद में क्या हुआ? इस सरोवर के अंदर धीरे 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 अवसाद का क्या होता गया? जमाव। और अवसाद के जमाव से, और ये पूरा का पूरा सरोवर सिमट करके छोटा सा रह गया, और यहां पर किसका निर्माण हो गया? मैदान का। इसलिए कश्मीर घाटी एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरोवरीय मैदान। कश्मीर घाटी का विस्तार महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। कश्मीर घाटी के अंदर जो वुलर झील है, वुलर झील, वो वुलर झील अवशेष है उस सरोवर का, जो सरोवर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। और इस कश्मीर घाटी के अंदर जो है, इस झेलम नदी के किनारे पर एक नगर है जिसका नाम है श्रीनगर। कौन सा नगर है? श्रीनगर। और ये जो अवसाद है, भाई प्लीज बातें नहीं, तो ये जो अवसाद है, ये अवसाद दो तरीके के होंगे। एक अवसाद तो वो होंगे जो नदी बहती हुई अपने प्रवाह मार्ग में कटाव करती हुई, और जो अवसाद बहाकर लाई, कंकड़ पत्थर मिट्टी। और एक अवसाद वो होंगे जो ऊपर चोटियों के ऊपर जो हिमनद है, वो हिमनदों के साथ में आए होंगे। तो इस कश्मीर घाटी में दो प्रकार के अवसाद मिलेंगे। नदी द्वारा लाए गए अवसादों को बोलते हैं जलोढ़, पवन के द्वारा लाए गए अवसादों को बोलते हैं वातोड़, और हिम के द्वारा लाए गए इनको कहते हैं हिमोड़। तो यहां इस कश्मीर घाटी में जलोढ़ और हिमोड़ का जमाव मिलता है। किसका जमाव मिलता है? जलोढ़ और हिमोड़, है ना। एल्यूवियल, और एक को बोलते हैं एल्यूवियल और एक को बोलते हैं मोरेंस। ठीक है ना। और ये जो जमाव होगा, इन अवसादों को ही हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम करेवा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ये पूरे ही करेवा है। ये सारी की सारी जो अनुदैर्य घाटियां हैं, ये सब क्या है? करेवा। लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध ज्यादा है। ठीक है ना। तो करेवा क्या है? तो ये करेवा है कश्मीर घाटी के जलोढ़ और हिमोड़, इन्हें क्या कहते हैं? करेवा।
और कश्मीर घाटी की जो एक करेवा है, जो मिट्टी है, इस करेवा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है। ह्यूमस क्या होता है? वनस्पतियों का और जीव जंतुओं का सड़ा गला अंश, वनस्पतियों जीवों का सड़ा गला अंश, और वनस्पतियों और जीवों का सड़ा गला अंश ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमस। और ह्यूमस की मात्रा बढ़ने पर मिट्टी का रंग गहरा हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? गहरा। और ये जो गहरे रंग की काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है कौन सी? करेवा। तो आप अब कई सारे पॉइंट को समझे होंगे। जैसे अगर मैं कहूं तो कश्मीर घाटी एक मैदान है। दूसरी बात मैं कहूं, कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। कश्मीर घाटी जलोढ़ और हिमोड़ का जमाव है। कश्मीर घाटी के अवसादों को करेवा कहा जाता है। करेवा के अंदर अत्यधिक उच्च अवसादों की मात्रा, अत्यधिक उच्च ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस जितना ज्यादा अधिक, मिट्टी उतनी उपजाऊ ज्यादा। मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी और यहां पर खेती होगी फलों की, सब्जियों की, और विशेष रूप से जाफरान केसर होता है। कौन सा केसर है? दुनिया में सबसे अच्छी केसर की क्वालिटी उत्पादित अगर कोई करता है तो कौन करता है? ये कश्मीर घाटी। और केसर उत्पादन करता है। और ईरान के बाद सारे भारत का, ईरान के बाद भारत का विश्व में इसके केसर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कश्मीर करता है। आई बात है समझ में? कुछ कुछ समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया, सारा गए समझ में? ठीक। तो एक तो ये हो गई, ये कश्मीर घाटी हो गई। ठीक है, अब देखो, एक तो ये कश्मीर घाटी है। दूसरी बात है कि साहब ये जो हमारी, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये पीर पंजाल श्रेणी, इसमें कुछ सुरंगें हैं। ठीक है ना? उन सुरंगों के बारे में अपने एक बार पढ़ेंगे। तो आप एक काम करो, ऐसे डायग्राम बनाओ जैसे मैंने बनाया। बना लोगे ना ऐसा? वेरी गुड। पीर पंजाल है, क्या हुआ है? बादाम खाऊं? नितेश जी, बढ़िया कॉफी मंगवाओ एक। आपके लिए मंगवानी कॉफी? आपके लिए मंगवा दूं एक? मंगवा देता हूं एक कॉफी। ये बावली, दोबारा मत खाना दोबारा से, है ना? इसको तो मैं जमा करूंगा ऑफिस के अंदर ले जा करके, है ना? एक मिनट लाडो, एक मिनट रुक जा। समझ में नहीं आया आज तक मेरे ये सिस्टम। लड़कियां क्लास में, स्कूल में भी यही होता था, कुरकुरे चिप्स, ये अभी भी वैसी हैं। ऐसा क्यों बताओ? लड़के एक बार निकलते हैं सुबह से छाछ रोटी खा के, चटनी वटनी लगा के, है ना? है ना? लड़के सीधे होते हैं जलेबी की तरह। नहीं सॉरी, लड़कियां होती सीधी। अच्छा अच्छा, देख 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 बेटा, देख कितना मजा ले रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे चारों श्रेणियां, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, सब अरुणाचल प्रदेश में। ये जनजातियां हैं, और जनजातियों के नाम से इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। देखो, एक की भावनाएं जागृत हो गई है, सर लड़की भी सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। हमने कब मना किया है? लड़की तो लक्ष्मियां होती हैं। क्या होती हैं?
लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। बना लिया? नहीं, बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आराम से बनाओ, कोई इशू नहीं है, आराम से बनाओ। नितेश जी, लाइट बंद कर दो ना यार, एक तो ये दिक्कत हो रही है बच्चों को। उधर वो बोर्ड चमक, ये वाली बंद कर दो ऊपर की, यहाँ से। जब तक लिख रहे हैं जब तक कर दो, या फिर वो बोर्ड, अच्छा करो, देखो ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। हाँ ये ठीक है यार, अब की बार कुछ माहौल बना क्लास का। इसको बंद रहने दो। टीवी चमक रहा है, अब इससे कम कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप लिख लो, चुपचाप लिख लो, बोलोगे नहीं। जैसा दिख रहा है वैसे लिख लो। बना लिया होगा भाई, नहीं बनाए हैं? चलो चलो, बनाओ 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 इसको। हाँ लड्डू, किस किस को? झेलम को? झेलम नदी है, झेलम। हाँ जी, हो गया सभी का? तो हेडिंग लिखो पीर पंजाल श्रेणी। हेडिंग लिखो पीर पंजाल श्रेणी, सबका हो गया हो तो। पीर पंजाल श्रेणी। अरे भाई मजा आ गया आज तो। नितेश जी, एक पीडीएफ लगाओ बोर्ड पर, पीडीएफ भेजता हूँ आपको ना। पीर पंजाल श्रेणी लिखो। भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। अच्छा, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? महाभारत। परंतु भारत में कह रहा है ना,
तो भारत में कहेगा तो कौन सी आएगी? पीर पंजाल आएगी, ठीक है ना। भारत में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। सबसे लंबी श्रेणी है। हो गया। जिसका विस्तार जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मिलता है। जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में मिलता है तथा इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। लिखा सभी ने? लाइन चेंज करके लिखो। इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें, इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें, प्रमुख सुरंगें, इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें। यही है ना? यस, ये आ गया डायग्राम। लिखो। देखो तुम्हें कितना पढ़ा रहा हूं, ये मैंने बिहार टीचर में पढ़ाया था, है ना। देखो इसमें 400 किलोमीटर नहीं लिखवाया ना, मैंने तुम्हें ऐड करवाया है। तुम्हारे बैच में मैं कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ 1% भी ना। इसमें लंबाई यहाँ पर नहीं लिखवा रखी, 400 तो मैं लिखवा दी, मेंशन करवा दिया है। तुम्हारे बैच में कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। तुम नौकरी लग जाओ एक बार, जब तुम सर्विस में जाओगे ना, और जब तुम डीएसपी के सामने जाओगे तो तुम्हारा मन करेगा देख देख के, नहीं यार क्या कर रहे हैं दरोगा में रह करके। और फिर तुम बीपीएससी की तैयारी करोगे। ऐसे कम से कम 10 लोग मेरे से सीधे संपर्क में है, जो सर्विस में है, टीचर है, कोई कुछ है कोई कुछ है, यही बिहार में। और वो सब ना लगे हुए हैं लगातार किसकी तैयारी में? बीपीएससी की तैयारी में। समझे कि नहीं समझे? फिर तुम एक बार जान लगा दोगे अगर अच्छे तरीके से ना, तो बीपीएससी भी निकल जाएगा। बिहार बिहार पीएससी को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सेलेक्टिव कंटेंट है। बीपीएससी में सिर्फ वही बच्चे फंसते जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? जो प्री नहीं होगा वो तो गया काम से। और बहुत सारे बच्चे जिनका मेंस अच्छा होता है वो प्री नहीं निकाल पाते, क्योंकि प्रीलिम्स में पता है क्या खेल है? प्रीलिम्स का तो खेल ये है कि बहुत फैक्चुअल होना चाहिए, और मेंस का खेल ये है कि अगर आप किसी टीचर के नोट्स पढ़ते चले जाएंगे ना, तो टीचर के नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बीपीएससी का ये हाल है कि टीचर के नोट्स पढ़ लिए, क्लास का मेंस पढ़ लिया क्लास में, सिर्फ उतना तैयार कर लो, मेंस निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? प्रीलिम्स का खेल है। और अब तुम जब ये तैयारी कर रहे हो इंस्पेक्टर की, तो अब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो प्रीलिम्स वाला सेक्टर है ना प्री का, वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। फिर तुम बढ़िया एक बार दरोगा दे लो, बढ़िया से पूरा जी जान लगा के एग्जाम दो, सिलेक्शन ले लो, और फिर उसके बाद में एक बार अपने दम लगाएंगे, और एक बार में दम लगाते ही बीपीएससी निकल जाएगा। एक मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम देव नाम है, उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो आया भी था मिलने के लिए। तो वो लड़का, उसने वो लगा था जब 68वीं था ना, 68वीं का उसने मेंस दिया था, 68वीं का मेंस दिया था उसने। और जब 67वीं चल रहा था उस समय पर उसका दरोगा हो गया था। इससे पहले वैकेंसी आई थी एक बार दरोगा की, है ना, तो उसमें लगा था वो, पता नहीं इससे पिछले में लगा था उससे पिछले में लगा था, तो वो नौकरी लगा था, दरोगा इंस्पेक्टर हो गया था। और फिर वो बाद में बीपीएससी का उसने मेंस दिया और इंटरव्यू दिया, फिर उसका फाइनल नहीं हुआ, है ना। तो तुम एक बार तैयारी कर लो, फिर डीएसपी बन जाओगे ना, बहुत अच्छी नौकरी होती है सच में। लड़कियां तो इतनी खूबसूरत लगती है ना ड्रेस में, जब कंधे चमकते हैं, बिल्कुल सच में, वाकई में। तुम देखो भाई, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता था, उसका गुड़िया का नाम था आरती। वो मैरिड लड़की थी और वो बीपीएससी की तैयारी करती थी, ऑप्शनल की तैयारी कर रही थी। और उसने दरोगा में लगी वो, और दरोगा में सिलेक्शन हुआ। देखो मैरिड लड़कियां बहुत स्टेबल होती हैं, बहुत मैच्योर होती हैं ना,
और वो सच में बहुत मेहनत करती हैं। और मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं, कम से कम 10-20 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैरिड लड़कियां थी, शादी के बाद तैयारी शुरू करी और वो नौकरी लग गई। ठीक है, वो जो आरती है वो नौकरी लगी, मैं कभी उसके मैसेज दिखा दूंगा, वो कभी आएगी क्लास में, मैं उसको बुलाऊंगा एक दिन। और बाद में फिर वो जो है अभी फिलहाल उसने वो छोड़ दिया, दरोगा छोड़ के वो रेलवे में लग गई थी, है ना, अच्छे पद के ऊपर। अभी वो बीपीएससी क्वालिफाई करके बीपीएससी में भी लग गई वो, है ना। तो एक बार मेहनत होती है, एक बार मेहनत जब तक नहीं लगोगे, जब तक नहीं लगोगे, है ना। और भाई एक बार नौकरी लगने की शुरुआत हुई, फिर तो नौकरी पे नौकरी लगते चले जाते हैं। ऐसा देखा होगा ना कई लोगों को, है ना। तो एक बार तुम जान लगाओ, एक बार तुम जान लगाओ, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा गंभीर हूं। तुम्हारे प्रति नहीं यार, मैं सभी के प्रति रहता हूं क्लास में, क्योंकि मैं ना गलती से टीचर नहीं बना, मैं चॉइस से टीचर बना, है ना। और मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक फोटो बैच में दिखाई थी, मेरी बहुत पुरानी फोटो पढ़ाते हुए की, है ना, कभी आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। तो मैं आज से नहीं, 2013 में मेरी एक फोटो थी जहां मैं प्रोफेशनली पढ़ाने लग गया था, प्रॉपर टीचर की तरह। उससे पहले पार्ट टाइम पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाता था। तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी जान लगा रहा हूँ मैं। नितेश जी, मैंने अभी आप गए तो मैंने आपको कॉपी दिखाई थी, देखो कितना अपडेट किया उनको मैंने। अभी वो गए थे मेरे उस उधर गेस्ट रूम में, तो मैंने उनको कॉपी दिखाई कि देखो कंटेंट पर मैं कितना रिसर्च कर रहा हूँ, कितना वर्क कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली वर्क कर रहा हूँ मैं, ताकि यार लोग सिलेक्शन निकले, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि कैसे कैसे बच्चे होंगे क्लास में, ऐसे ऐसे होंगे जो एक एक टाइम खाना खाकर भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। अभी यूपीएससी का जब रिजल्ट आया, तो एक लड़की थी मध्य प्रदेश की, तो वो बता रही थी कि सर मैं एक टाइम ही खाना खा करके और जब रहती थी। तो मुझे वो बात बिल्कुल जम गई। कई लोगों को जमती नहीं है बात, है ना, कि यार ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि सच में ही, है ना, सच में बच्चे भूखे रह रह के तैयारी करते हैं, क्योंकि अपने उस दौर से गुजरे हैं और उस दौर से ऊपर उठे हैं कि कैसे भूखे रह करके बच्चे तैयारी करते हैं ना। तो आपकी क्लास में अगर ऐसा एक भी बच्चा है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो कामयाब हो गया, तो अपनी सारी मेहनत सफल हो जाएगी, है कि नहीं है। तो ये बात है। तुम या तो, मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ो मत, छोड़ दो। केवल पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं किया जा सकता है। टोली, वो क्या नाम, टोली टोमी क्या नाम, वो एक छोरा चाय बेचता है, चाय वाला जो भी है, अब वो जो भी है छोड़ो, डोली, हाँ डोली है कि वो बाल्टी है, जो भी है छोड़ो। तो वो बताओ, वो दुबई घूम रहा है, तुम कभी जिंदगी में नहीं घूमोगे दुबई, है ना। कहाँ को क्या क्या गाड़ियों में घूम रहे है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के माध्यम से कुछ किया जाए, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई करने में एक चीज है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बात समझे कि नहीं समझे। हम चाय बेच लेंगे, भाई चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है एक आदमी, है ना, लेकिन अपने तैयारी करके दरोगा की फिर हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री कभी भी। लेकिन इसमें एक चीज है पढ़ाई में, कि इस बात की 100% गारंटी है कि सक्सेस हो जाओगे, कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलेगी। किस एग्जाम में कामयाब होगे नहीं पता है, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। हो सकता है तुम दरोगा के बजाय किसी दूसरा कोई एग्जाम वैकेंसी है उसमें हो सकता है इसमें ना होकर बीपीएससी में निकल जाए, हो सकता है कहीं टीचर वैकेंसी में लग जाओ। लेकिन पढ़ाई में एक गारंटी है, चाय बेचने में इस बात की कोई गारंटी नहीं कामयाबी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, चाय बेचने में कोई गारंटी नहीं, हो सकता है पूरी उम्र चाय बेचते रह जाए, है कि नहीं है। लेकिन पढ़ने में एक चीज की गारंटी है कि पढ़ गए तो 100% सक्सेस मिलेगी, है कि नहीं है। सो पढ़ रहे हो तो भाई जमकर पढ़ो, बिना टाइम देके पढ़ो, खूब सारा पढ़ो, है कि नहीं है, जमकर पढ़ो। तुम पढ़ोगे, मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं कि मैं कम से कम पूरी जान लगा के रखूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने दवाई भी ली है, ड्रॉप भी डाली, पता नहीं क्यों हो रहा है, एक कान में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, पूरे दिन बोलते हैं। उसके अलावा मैं बाकी समय काफी पढ़ता हूँ, कंटेंट अपडेट करता हूँ फोन में, वीडियो देख के या फिर कई रिपोर्ट पढ़ के किसी वेबसाइट से। तो लगभग 15 घंटे के आसपास में लगातार डिस्प्ले पर देखते रहते हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ता है ना नेगेटिव कुछ ना कुछ। तो पूरे दिन से मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं 1% भी छुट्टी करने के मूड में नहीं हूँ, समझे कि नहीं समझे। इसलिए पूरे के पूरे सारे के सारे लोग जो है ना, आप बढ़िया तैयारी करो। सच में मैं सही बता रहा हूँ, तो इमेजिनेशन करके देखो एक बार, शीशे के अंदर एक बार देखना, कभी किसी की वर्दी ले आना एक दिन, नकली ले आना, और पहन करके शीशे के अंदर खड़े होकर देखना, कितने सुंदर लगते हैं,
चाहे लड़के हो लड़कियां तो बहुत खूबसूरत लगती हैं वर्दी पहन करके, सच्ची में। कितना मतलब कितना प्राउड फील होगा, आप बताओ एक बार। नहीं प्राउड फील होगा? भाई सब 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर, है ना। 5-4 साल भी सर्विस में बाद में फिर 3 स्टार हो जाएंगे, है कि नहीं? बड़ा जमेगा, है कि नहीं? सो खूब सारी पढ़ाई करो यार। घर वालों को धोखा दो नहीं दो, अपने आप को कम से कम धोखा नहीं देना है। खुद के साथ जस्टिफाई करना है, ठीक है ना। और इस बात को जरूर सोचना है एक बार कि यार आज दिन में कितना पढ़े। सोते समय इस बात को जरूर एक बार सोचना है ना। आपको जरूर सोचना है कि आज वास्तव में पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है ना। जरूर एक बार सोचा करो इस बात को। जब आप सोचोगे ना इस बात को तो नींद ही नहीं आएगी, खड़े होकर पढ़ने लग जाओगे अपने आप, है कि नहीं? ये बात है। लिखते हैं एक एक करके। लिखो जवाहर सुरंग। 3 सुरंग है ना, तो इसमें लिखो जवाहर सुरंग सबसे पहले। जवाहर सुरंग लिखो। जवाहर सुरंग। जम्मू कश्मीर में है तथा। जम्मू कश्मीर में है तथा। जम्मू कश्मीर में है तथा। तथा 2.8 किलोमीटर लंबी है। 2.8 किलोमीटर लंबी। 2.8 किलोमीटर लंबी है। 2.8 किलोमीटर लंबी है। बताओ लिखा सबने? 2.8 किलोमीटर लंबी। कौन याद कर रहा है आज? 2.8 किलोमीटर लंबी हो गया। फिर सुनो इसके बाद, 2 जगहों को जोड़ती है। एक जगह है जिसका नाम है कौन सी? काजीगुंड। और एक कौन सा है? बनिहाल। तो लिखो इसमें काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ती है। काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ती है। काजीगुंड व बनिहाल को जोड़ती। 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 काजीगुंड को बनिहाल के जोड़ती। निर्माण 1954 से 56। जरूरी नहीं है, मत लिखो भले ही, कोई जरूरी नहीं निर्माण लिखना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखा हुआ है इसलिए। 54 से 56 मतलब 54 में कार्य शुरू हुआ, 56 में बनकर तैयार हो गए। और किस पर पड़ती है? NH 44, NH 44 पर। ठीक। वो सिल क्या रहा, वो अभी उसमें वो ढह गई थी, है ना। उसको करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे उसको ना। ये हो गया सबका। चलिए बहुत बढ़िया। अब आओ दूसरी लिखो। चेनानी नासरी या पत्नी टोप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी या पत्नी टोप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी या पत्नी टोप सुरंग। तो इसी का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। लिखा सबने? लिखो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। उधमपुर जिले में। फिर लिखो अगला।
लंबाई 9.28 किलोमीटर। इस पर स्टार मार्किंग कर देना लंबाई पर। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है लंबाई वाला। लंबाई 9.28। लंबाई 9.28। लंबाई 9.28 किलोमीटर। इसका एक पॉइंट और है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 मोदी जी द्वारा। उद्घाटन करने में तो आगे रहते हैं ना। अरे यार, ऐसा कौन है पता नहीं। परिवहन मंत्री कोई काम नहीं है सुरंगों में। अपने जाके उद्घाटन करेंगे पहले। 2 अप्रैल 2017 मोदी जी द्वारा। उद्घाटन कौन करेगा? 2 अप्रैल 2017 मोदी जी द्वारा। हो गया? चलो ठीक है, हो गया उद्घाटन। चलो आगे चलते हैं। लिखो अटल सुरंग। मजा आ गया तो लिखवाने में ना, ऐसे बैठ के। आय हाय। लिखो अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। फिर लिखो अगला, घोड़े की नाल के समान आकृति। घोड़े की नाल के समान आकृति। घोड़े की नाल के समान आकृति। लंबाई 9.02। लंबाई 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। लंबाई 9.02 किलोमीटर। लंबाई 9.02 किलोमीटर। क्या हो गया इसको? बोलना एक बार। लंबाई 9.02 किलोमीटर। लिखा? अरे इधर आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? भाग गया? यहीं पर है। अगला पॉइंट लिखो, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित। 10,000 फीट से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग है। देखो ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी, नासरी, पत्नीटॉप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि ये जो सुरंग है ना, इसके जो कंडीशन है, कितने ऊपर है? 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर। पूरी पूरी दुनिया की सबसे लंबी है ना? तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चनों में। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी, दुनिया की सबसे लंबी, परंतु शर्त है 10,000 फीट से
अधिक ऊंचाई पर, ये शर्त है, इसको ध्यान रखना है। और क्योंकि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया 2021 के अंदर। तो इसमें लिख दो 2021 में गिनीज बुक में शामिल, 2021 में गिनीज बुक में शामिल। शायद 9 फरवरी 2021 था, संभवतः मुझे ध्यान आ रहा है 9 फरवरी 2021 था इसका, लेकिन ये फरवरी 2021 या 2021 लिख सकते हैं। नहीं 22 नहीं 21 आएगा ना, 21 है गिनीज बुक में, 21 में ना। हाँ लिखो, फिर लिखो इसके बाद में अनावरण या उद्घाटन कुछ भी कह सकते हो, किसने किया? मोदी जी, 3 अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2020। मैं चेक खुद करूंगा फिर सही करवाऊंगा अगर 2022 है तो, है ना? 2022 बता रहे हो ना, मैं खुद देख के करवाऊंगा इसको, है ना? चलो, इसके बाद में एक बार तुम देखो इसको, अटल सुरंग देखो एक बार, देखो अटल सुरंग है ये, है ना? और ये आपकी कौन सी है? चेनानी नासरी, दोनों सुरंगें यहां पर दे रखी है। तो अटल सुरंग में क्या होगा ना, देखो आप मनाली है, मनाली से चल करके और पहले ऐसे घूमते घामते और घाटी वगैरह से होकर के इस तरीके से आप जो है लेह की तरफ जाते थे। लेकिन अब जब ये बन गई है तो यहां से सीधे ऊपर दर्रा है, इसके ऊपर कौन सा दर्रा है? रोहतांग। जैसे इस तरीके से ये इधर पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, नीचे दर्रा कौन सा है? रोहतांग। ये दर्रा कौन सा? रोहतांग दर्रा है ना। इस रोहतांग दर्रे में नीचे बना दी गई इसको सीधी बाईपास। तो अब ये सीधा आपको इधर से घूमकर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आपकी टनल आएगी, आते ही इस टनल में एंटर करो, सीधे इधर से चले जाओ। अब ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये रोहतांग दर्रे के नीचे से बना दिया गया। इस तरफ जो ये आपकी ये थी चेनानी नासरी, इसमें भी देखो ऐसे ही होता था, जम्मू से चले ऐसे घूम घूम कर, यहाँ पर ही तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, पहाड़ों में तो बहुत लंबे लंबे कट मोड़ होंगे यहाँ पर। और फिर ये पूरा घूम घाम के ऐसे जाते थे ऊपर श्रीनगर। अब क्या किया कि इसमें यहां से लेकर के यहां तक सड़क बना दी सीधी सुरंग। तो अब ये ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचे, चेनानी पहुंचे, और सीधा ये बड़ा स्थान कौन सा है? नासरी। ये चेनानी और ये कौन सा है? नासरी। चेनानी सीधे नासरी निकल गई, और ये चेनानी नासरी टनल है। 9.2 इसने लिखा है, 9.2 लिखा है इसने डायग्राम में, 28 है ये, ठीक है ना? और ये तवी नदी है, जिसके किनारे कौन सा नगर बसा है? जम्मू। तवी नदी किनारे जम्मू है, ठीक है? तो ये है आपका डायग्राम इसका। और ये एक सुरंग और है, काजीगुंड बनिहाल। काजीगुंड बनिहाल, जैसे ये यहाँ पर स्थान है बनिहाल, और यहाँ पर कौन सा है? काजीगुंड। तो इसको जोड़ती हुई एक रेलवे सुरंग है। वो तो सड़क सुरंग थी, ये कौन सी सुरंग है? रेलवे। तो ये रेलवे सुरंग है, ठीक है ना? और ये द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ठीक है ना? ये तो अटल टनल के बारे में दे रखा है। देखो पहले ऐसे घूमते थे, ऐसे पहाड़ों में से ऐसे ऐसे घूमते थे, ऐसे घूमकर यहाँ पहुंचे थे, है ना? तो अब क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे, एक सड़क तक यहाँ पहुंचेंगे, और फिर ये क्या बना दी गई है? इसे सुरंग बना दी गई। और ये जो है ना, ये यहाँ पर ऊपर दर्रा है कौन सा? रोहतांग, ठीक है ना? रोहतांग दर्रा है। तो एक ये है काजीगुंड बनिहाल सुरंग है, और काजीगुंड बनिहाल 11.35 किलोमीटर है। काजीगुंड बनिहाल 11.35 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो एक इसके बारे में और लिख दो, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में। तो ये लिख दो काजीगुंड बनिहाल सुरंग, काजीगुंड बनिहाल सुरंग, काजीगुंड बनिहाल सुरंग। काजीगुंड बनिहाल सुरंग, इसमें लिख दो पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पड़ेगी, है ना? ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग।
लिखा सबने? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, जिसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है। ये हो गया। हो गया। देखो ये लिखा लिखा है, सब तैयार है ना, रेडीमेड। आज दिक्कत थोड़ी है इसमें कुछ, समझा तो दिया मैंने, लिख दो, क्या दिक्कत है? अरे समझाए ना कश्मीर घाटी का सब कुछ, कश्मीर घाटी का समझाए तो है मैंने। देखो एक बार देख क्या लिखा, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कई संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण घाटियां निम्न है। पहली घाटी कौन सी है? कश्मीर। देख लो एक बार, महान हिमालय और किसके बीच में? पीर पंजाल। निर्माण किस समय हुआ? प्लिस्टोसीन, ये समझाएंगे बाद में। जलोढ़ और हिमेड के निक्षेपण से निर्मित है। इन्हीं अवसादों को क्या कहते हैं? करेवा। उच्च ह्यूमस युक्त क्या है? गहरे रंग वाली अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। विशाल सरोवर के स्थान पर निर्माण हुआ, और इसका अवशेष कौन है? वुलर झील है। ये सब समझा दिया है। इससे कौन नदी प्रवाहित होती है? झेलम। और इसके किनारे सम्राट अशोक ने किसकी स्थापना की? श्रीनगर की। और कश्मीर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर उत्पादन। और ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध केसर है। केसर उत्पादन में भारत के बाद ईरान, भारत का ईरान के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा। बहुत बढ़िया, लिखो भाई लिखो। हाँ तो लिख दो, समझा दिया आपको सारा। बोल के लिखवाऊं क्या? पक्का? चलो लिखो। कश्मीर घाटी, नहीं नहीं कश्मीर घाटी नहीं, ये लिखो, ये ऊपर से यहां से लिखो, नोट से। हाँ यहां से लिखो। देखो, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच कई संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियां, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच कई संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है। कई संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है। कई संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है। कई अनुदैर्घ्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, विकास हुआ है, जिनमें से कुछ घाटियां निम्न हैं, जिनमें से कुछ घाटियां निम्न हैं, जिनमें से कुछ घाटियां निम्न हैं। सबसे पहली घाटी लिखो, जिसका नाम कौन सी है? पहली घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी। तो लिखो कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, इसमें लिखो, कश्मीर घाटी में लिखो डैश करके, महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, महान हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें लिखो प्लिस्टोसीन काल में निर्माण, प्लिस्टोसीन काल में निर्माण। भूगर्भिक समय सारणी समझा देंगे एक दिन आपको, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब। प्लिस्टोसीन काल में निर्माण, प्लिस्टोसीन काल में निर्माण। अगला पॉइंट लिखो, जलोढ़ों में हिमोडों के निक्षेपण से, जलोढ़ों व हिमोडों के निक्षेपण से निर्मित, 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 निर्मित, ठीक है। ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने लिखा, बोर्ड पे देख लिख दो, देखो निक्षेपण से निर्मित, इसी में लिख दो डैश करके, इन अवसादों को करेवा कहा जाता है, इन अवसादों को करेवा कहा जाता है, जो
इन अवसादों को करेवा कहा जाता है, जो करेवा कहा जाता है, जो उच्च ह्यूमस युक्त गहरे रंग वाली, जो उच्च ह्यूमस युक्त गहरे रंग वाली, गहरे रंग वाली, गहरे रंग वाली अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। उच्च ह्यूमस युक्त गहरे रंग वाली अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, मृदा है। लिख दिया सबने? मृदा है, मृदा है। अगला पॉइंट लिखो। विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित हुई है, विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित हुई है, विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित हुई है। अगला पॉइंट है विशाल, विशाल सरोवर, विशाल सरोवर के स्थान पर निर्मित हुई है, जिसका अवशेष वूलर झील है, जिसका अवशेष वूलर झील है, जिसका अवशेष, जिसका अवशेष वूलर झील है, वूलर झील है। हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखो। इससे झेलम नदी प्रवाहित होती है, इससे झेलम नदी इससे झेलम नदी प्रवाहित होती है, झेलम नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती, प्रवाहित होती है। हो गया। एक पॉइंट और लिख दो। झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक द्वारा किस संबंध से, किस उससे वंश से हैं? मौर्य शासक। झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई, श्रीनगर की स्थापना की गई। रुको 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 रुको, मत करो डिलीट, मत करो। एक लड़का लिख रहा है, देख रहे हो ना विनोद, कमेंट को किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे ही करूंगा। कोई काम की बात ही नहीं है। कोई इंस्टाग्राम आईडी मांगता है, फिर नंबर मांगता है, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, यहाँ पढ़ने आते हैं कि रिश्ते करने के लिए आते हैं? कोई काम की बात नहीं है। तुम्हारे डाउट आ रहे हैं कोई किसी के? भाई जब ऑफलाइन जो बच्चे आमने सामने बैठे उनके डाउट नहीं है, तो ये फिर कैसे कैसे कौन पढ़ने वाले? कोई ऐसा थोड़ी है ब्रिटेन से आकर के इन्होंने एक्सेस लिया हुआ है और फिर ये दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। भाई डाउट आपका होगा, वो सबका होगा नहीं। फालतू बकवास कर रहे हैं। लिखो लिखो, तुम लिखो, कोई बात नहीं, पढ़ दें इनको। हो गया। वो कौन लिखेगा? नोट लिखो। कश्मीर घाटी केसर उत्पादन। क्या हुआ, थक गए क्या लिखते लिखते? मजा आया ना लिखने में आज? देखो मैं आराम से बैठा हूँ, है ना। हाँ, ये बीपीएससी टीचर के काम आएगा। कश्मीर घाटी केसर उत्पादन, केसर उत्पादन ब्रैकेट में लिख देना जाफरान केसर। अच्छा, केसर को अंग्रेजी में सैफरॉन बोलते हैं, है ना, सैफरॉन। ये कौन सा, क्या नाम है इसका? जाफरान। कश्मीर घाटी केसर उत्पादन ब्रैकेट में लिख दिया जाफरान केसर डैश करके सर्वश्रेष्ठ किस्म ब्रैकेट बंद।
ये बोर्ड पर देखो क्या है, मधुमक्खी है बहुत बड़ी वाली, ये करेगी कल्याण। देखो लिख रही है उसके ऊपर, है ना, लिख रही है ये, लिखने दो कोई बात, तुम दो लिखो, इसको लिखो। केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है तथा केसर के उत्पादन में, केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है तथा केसर के उत्पादन में, तथा केसर के उत्पादन में, केसर के उत्पादन में, केसर के उत्पादन में भारत का ईरान के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। तथा केसर उत्पादन में भारत का ईरान के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। लिख लिया सबने? अगली पीडीएफ लगाओ। बस बहुत है, और आधा घंटा पढ़ लो, है ना। नितेश जी अगली पीडीएफ लगाओ, अगली पीडीएफ लगाओ। अरे इधर मेरी तरफ मत फेंको यार, अगली पीडीएफ लगाओ। क्या हुआ? ले। ये किसका है? लो, और देना किसी का? लगाओ। हो गई, डिस्प्ले पर है। लिखो अगली घाटी लिखो, इसका नाम है कौन सी? कुल्लू घाटी। अगली मैंने भेजी है एक और पीडीएफ, हाँ एक और भेजी है, कुल्लू घाटी। लिखो पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, मैंने बोला कुल्लू घाटी। पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में हो गया, के मध्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिख दिया? देवताओं की घाटी कही जाती, देवताओं की घाटी कही जाती है, देवताओं की घाटी कही जाती, देवताओं की घाटी कही जाती, देवताओं की घाटी कही जाती है। लिख दिया? रावी नदी प्रवाहित होती, रावी नदी प्रवाहित होती है, रावी नदी प्रवाहित होती, रावी नदी प्रवाहित होती। आज तो मजा आ गया क्लास में, रावी नदी प्रवाहित होती, हो गया, रावी नदी प्रवाहित होती। अगली लिखो, वेरी गुड, लिखो पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, पार्वती घाटी। लिखा सबने? चलो बहुत बढ़िया। डैश करके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा एक दो बातें सुनो, अब लिखना नहीं है, अब केवल सुनना है, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट सुन लो। देखो एक स्थान है
पार्वती घाटी में, इसका नाम है मणिकरण। कौन सा स्थान है? और मणिकरण सिख धर्म का एक, जैसे तवांग है अरुणाचल और तवांग बौद्ध धर्म का है, ऐसे ही सिखों का एक तीर्थ है और उसका नाम है कौन सा? मणिकरण। पार्वती घाटी में है। मणिकरण में गर्म जल के चश्मे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गर्म जल के चश्मे। चश्मे मतलब झरने एक प्रकार से, या नहीं झरने कह सकते हो, जो गर्म पानी उनसे क्या होता है? निकलता है। और वो जो गर्म जल के, हाँ गर्म जल के कुंड का, तो वो गर्म जल के जो कुंड या जो फवारे या चश्मे इनको कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। भाई भूतापीय, भूमि का जो ताप है वो उसका स्रोत हुआ ना, वो गर्म पानी, तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। एक बात, सबसे पहली बात हो गई, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये गर्म जल के जो फवारे हैं ये भूतापीय ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। एक बात, सेकंड थिंग, दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा आता है कि एक घाटी आती है कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी है? सुनो एक बार, बोलो कौन सी घाटी है? कौन सी घाटी है? कहां पर है? कहां पर है? हिमाचल। इसमें कौन सा नगर है? धर्मशाला। कौन सा नगर है? जब ये क्या नाम है, निर्वासित हुए वहां से दलाई लामा, तो इन्होंने शरण कहां पर ली? कांगड़ा घाटी, धर्मशाला में आकर के, ठीक है। फिर एक घाटी किन्नौर। कौन सी घाटी है? किन्नौर। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। इसमें एक गांव है चिटकुल। कौन सा गांव है? चिटकुल। तो चिटकुल का जो रास्ता है वो किस घाटी से होकर जाता है? किन्नौर घाटी। एक घाटी है चंबा। एक कौन सी है? चंबा। एक कौन सी है? चंबा। चंबा घाटी हिमाचल। चंबा घाटी हिमाचल। एक है चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी है ना, ये सिक्किम में है, ये ध्यान रखना। चुंबी घाटी कहां पर है? सिक्किम में। चंबा घाटी कहां है? हिमाचल में। तो चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, और चंबा घाटी में एक नगर बसा है जिसका नाम है डलहौजी। कौन सा नगर है? डलहौजी। तो डलहौजी किस घाटी में है? चंबा घाटी। चंबा घाटी में। फिर एक घाटी आती है लाहौल घाटी। कौन सी आती है? लाहौल। लाहौल घाटी कहां है? हिमाचल प्रदेश। दो नदियां, एक चंद्रा एक भागा, और चंद्रा और भागा जो बारालाचा दर्रे के नजदीक से निकलती है। बारालाचक दर्रे के नजदीक से एक निकलती चंद्रा, एक निकलती भागा, दोनों मिलकर कहलाती है चंद्रभागा। चंद्रभागा जब हिमाचल प्रदेश से एंटर करती जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में उसको कहा जाता है चिनाब। और चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो एक लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, चंद्रभागा, दो धाराएं इससे बहती है। एक है स्पीति घाटी। कौन सी है? स्पीति। और ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ताबो मठ। कौन सा मठ है? ताबो। जैसे तवांग मठ है वैसे कौन है? ताबो मठ। और ताबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल। किस घाटी में है? स्पीति घाटी में। एक घाटी और है हिमाचल में जिसका नाम है पांगी घाटी। कौन सी घाटी है? पांगी घाटी। तो पांगी घाटी जो आता है वो किस में आती है? हिमाचल प्रदेश में आती है। एक घाटी है मरखा घाटी। कौन सी घाटी है? मरखा। मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख। मरखा घाटी लद्दाख। और ये जो मरखा घाटी है ये हेमिस हाई नेशनल पार्क का रास्ता प्रदान करती है। एक घाटी है सुरु घाटी। कौन सी घाटी है? सुरु। कौन सी घाटी बोलो? सुरु घाटी। कहां पर है? लद्दाख। सुरु घाटी लद्दाख। और इसमें कौन सा नगर है? कारगिल। तो कारगिल जो नगर है वो किस घाटी में है? सुरु घाटी। एक घाटी है नुब्रा। कौन सी घाटी है? नुब्रा। ये भी कहां है? लद्दाख। और इसके उत्तरी भाग में कौन ग्लेशियर है? सियाचिन। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। एक घाटी है फूलों की घाटी। कौन सी है? फूलों की घाटी। ये कहां पर है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी बायोस्फीयर रिजर्व है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको यूनेस्को का एक 1971 में कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम का नाम था मैब। क्या कार्यक्रम था? मैब, मैन एंड बायोस्फीयर। उसमें ये यूनेस्को ने कहा कि यार एक काम करते हैं कि अगर हम किसी क्षेत्र में बायोस्फीयर बनाते हैं तो वहां के लोगों को हटाओ मत, जबकि वहां के लोगों को उस बायोस्फीयर के अंदर ही रहने दो जो वहां के लोकल लोग हैं, लेकिन उसके कुछ नियम बना दो कि आपको इन नियमों का फॉलो करना पड़ेगा। तो लोगों का, स्थानीय लोगों को साथ में रखते हुए, और जब बायोस्फीयर को वो किया जाता है, जो है विकसित किया जाता है, तो वो कार्यक्रम कौन सा है? ये है मैब। 1971 में चलाया गया, 1971 में चलाया गया था ये कार्यक्रम। और ये किसके द्वारा संचालित है? यूनेस्को के द्वारा। फिर है एक घाटी जिसका नाम है जोहार घाटी। इसे ही कहते हैं मिलाम घाटी, इसे ही कहते हैं गौरी गंगा घाटी। कहां पर है? उत्तराखंड।
एक है नेलांग घाटी, कौन सा है? नेलांग घाटी, उत्तराखंड में। इसमें गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है नेलांग घाटी में। एक सौर घाटी है, ये भी कहां पर है? उत्तराखंड। एक धर्मा घाटी, ये भी कहां पर है? उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में। फिर आप देखोगे तो एक है मणिपुर घाटी, कौन सी घाटी है? मणिपुर। इस मणिपुर घाटी में एक झील पड़ती है, इसका नाम है लोकटक। मणिपुर घाटी में कौन है? लोकटक। मणिपुर घाटी में, बोलो मणिपुर घाटी में। और लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भी है ना। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं, उनको फुमडिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमडिस कहा जाता है। वहीं आप देखोगे तो एक युमथांग घाटी सिक्किम, एक न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, एक जुकू घाटी नागालैंड में। जुकू घाटी कहां पर है? नागालैंड में। अब देखो ये एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बिहार में भी एक घाटी है और उस घाटी का नाम हरहा घाटी। कौन सी घाटी है? हरहा। देखो पश्चिम चंपारण के अंदर जो सबसे उत्तरी भाग होगा, उस पश्चिमी चंपारण के सबसे उत्तर में एक पहाड़ी है सोमेश्वर। कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है कि नहीं है? तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता है। देख सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी के नीचे एक आती है हरहा घाटी, हरहा नदी प्रवाहित होती है। और हरहा घाटी के दक्षिण में एक और पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है रामनगर दून पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रामनगर दून। तो अगर आए कि बताओ बिहार में हरहा घाटी किस राज्य में है? पश्चिमी चंपारण। किन दो पर्वतों के बीच में है? सोमेश्वर श्रेणी और नीचे कौन सी? रामनगर दून श्रेणी। इसके बीच में है कौन सी घाटी? हरहा घाटी है। तो बिहार के किस जिले में पड़ती है? चंपारण के अंदर, ये पश्चिमी चंपारण में ये पड़ती है, ठीक है ना। और एक आपका है धौलाधर श्रेणी, हिमाचल में है धौलाधर। और इस श्रेणी के ऊपर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है कौन सा? शिमला। कौन सा नगर बसा है? शिमला। शिमला के निकट एक जगह पड़ती है कुफरी। कौन सी पड़ती है? कुफरी। और कुफरी के अंदर है आलू अनुसंधान केंद्र। क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। घर से लिख के लाना है इसको, ठीक है ना। हाँ नहीं है, इसको लिखना है। अच्छा कैसे लिखोगे? समस्या है ना। तो एक काम करो, इसकी फोटो खींच लो। या तो खड़ा होने के लिए मैंने नहीं कहा था, खड़ा नहीं 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 नहीं, नहीं। खड़े क्यों हो रहे हो? लिखना शुरू करो, लिखो कुल्लू घाटी में लिखो। नहीं, किसने कहा खड़ा होने के लिए? किसने कहा खड़ा होने के लिए तुम्हें? नहीं, किसने बोला है? तुम ये बताओ पहले। बैठ जा, बैठ जा लड़के, बैठ जा। खड़ा प्लीज बैठ जाओ, मैं कल लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू, है ना। लेकिन प्लीज 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 1 मिनट सुन लो पहले मेरी बात। क्या करना है? फोटो खींचोगे, कल लिखोगे। फोटो खींच लोगे, कल लिखोगे यही क्लास में, कल यही क्लास में लिखवा देंगे, है ना। अब प्लीज नहीं, खड़ा क्यों यार? बट डीठ बच्चे हो यार। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं, तुम लोग बात ही नहीं सुन रहे हो, खड़े हो रहे हो। मतलब कितना मूर्खतापूर्ण बात है यार, कि मैं ये कह रहा हूं खड़ा नहीं होना है, तुम खड़े हो रहे हो। कितनी बड़ी बात है। कल भी मैंने